हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। दोस्तों, यदि मैं आज 2021 की बात करूं और जो सरकार एग्जाम लेने वाली है, कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों अब मध्य प्रदेश बहुत विशेष हो गया है। मध्य प्रदेश से एक सारी कोई भी एग्जाम जो राज्य सरकार कंडक्ट कराती है, मध्य प्रदेश सरकार जो एग्जाम लेती है दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश से चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अधिकतर क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें 2019 में जो एमपीपीएससी की एग्जाम हुई थी दोस्तों, उसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन 35% जो है वो मध्य प्रदेश पूछा गया। हाँ, पिछले साल हम बात करें 2020 में मध्य प्रदेश एडीपी एग्जाम का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, और जिसमें सिलेबस चेंज कर देने के बाद पहले ला पूछा जाता था, अब ला के साथ जीएस काउंट किया गया है, शामिल किया गया है दोस्तों, जो कि 35 नंबर यानी 135 क्वेश्चन यानी 105 नंबर के क्वेश्चन, 150 में से 105 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से। मैं चाहे सिविल जज की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी की बात करूं, दोस्तों कोई भी एग्जाम अब होने वाली है उसमें मध्य प्रदेश विशेष है। इसलिए आज मैं इस मध्य प्रदेश को आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को समझने के बाद दोस्तों आप मध्य प्रदेश को पढ़िएगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा समझने का आपको आने लगेगा। दोस्तों, मेरे पास सुविधाएं कम है, इस कारण मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझा रहा हूं। यदि आप लोग का मुझे प्यार मिलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं बहुत अच्छे अंदाजों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और दोस्तों प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरह से आप यदि मेरे ठीक है मुझे अच्छा प्यार मिला दोस्तों, तो बहुत ही जल्द मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो हम बात करें दोस्तों इस मध्य प्रदेश की, और हमारा भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, और हमारे मध्य प्रदेश जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब 1956 से पहले और स्वतंत्रता के बाद हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं था, ये पहले 4 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में विभाजित था? 4 राज्यों में विभाजित था। हम बात करते हैं उन 4 राज्यों की दोस्तों, तो एक हमारा मध्य सबसे बड़ा भाग था सीपी बरार। कौन सा था दोस्तों? सीपी बरार हमारा सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पहले भाग था। उसके बाद दूसरा हमारा था मध्य भारत, और तीसरा हमारा विंध्य प्रदेश, और चौथा दोस्तों हमारा भोपाल राज्य। इन 4 श्रेणियों में बटा हुआ था हमारा मध्य प्रदेश, और 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश क्या हुआ? एक मध्य प्रदेश बन गया। ये 4 राज्यों को विलय करके मध्य प्रदेश बन गया, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं इसके आगे की। आइए अब समझते हैं दोस्तों हम उन 4 राज्यों को। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा राज्य जो है ये था हमारा सीपी बरार। सीपी बरार सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और महाराष्ट्र की बाउंड्री से घिरा हुआ है। जिसकी राजधानी की बात करो दोस्तों, तो इसकी राजधानी नागपुर थी, ठीक है, और नागपुर राजधानी थी। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश स्थापना से पूर्व की राजधानी कौन सी थी, तो नागपुर को ही इसकी राजधानी मानी जाती है। स्थापना से पूर्व यानी 1956 से पहले जो राजधानी थी वो नागपुर ही मानी जाती है। किसकी राजधानी थी? सीपी बरार की राजधानी थी। और दोस्तों सीपी बरार के जो मुख्यमंत्री बने स्वतंत्रता के बाद, वो बने दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल। ये वो राजधानी किसके मुख्यमंत्री बने? सीपी बरार के। और दोस्तों यही हमारे मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बने। प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, जो पहले कहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों? सीपी बरार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो बाद में कहां के मुख्यमंत्री बने? तो वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, ठीक है। ये हमारी सीपी बरार की बात हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों मध्य भारत की। जो हमारा मध्य भारत है, दूसरा हमारा राज्य है, जिसकी राजधानी दोस्तों दोनों जगह पर, एक ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर सिंधिया घराना पावरफुल था, और यहाँ पर इंदौर में होलकर घराना पावरफुल था। इनको लेकर दोनों को विवाद था, ठीक है। ग्वालियर कहे कि हम राजधानी बने, इंदौर कहे कि हम राजधानी बने, यानी दोनों महाराजाएं अपनी अपनी जगह खींचने लगे। तो हुआ क्या था? ये निर्णय लिया गया कि 6.5 माह ग्वालियर को राजधानी बनाया जाएगा, और 5.5 माह इंदौर को राजधानी बनाया जाएगा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी को बांट दिया गया दोस्तों। और इस तरह यहाँ पर ये राजधानी रही, कभी 6.5 माह तो कभी 5.5 माह इंदौर राजधानी रही। तो इसकी राजधानी मध्य भारत की बात करेंगे तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? वो थी इंदौर ग्वालियर, ठीक है। अब मैं इस मध्य भारत की बात करूं दोस्तों, तो इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने वो लीलाधर जोशी इसके मुख्यमंत्री बनाए गए। लीलाधर जोशी इसके मुख्यमंत्री बनाए गए, और इसकी राजधानी आपने देखा, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों विंध्य प्रदेश की। हमारा विंध्य प्रदेश इसकी राजधानी थी रीवा, ठीक है, जिसे सपोज शेरों के लिए भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सफेद शेर हमको देखने को मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जिसे रीवा, ठीक है। और ये हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है
जो हमारी इसकी राजधानी थी, विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, और विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। कौन बने थे, उसका नाम लिख लीजिएगा, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों विंध्य प्रदेश के। और हमारे भोपाल राज्य इसके मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों कौन, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा इसके मुख्यमंत्री बने थे। और इसकी राजधानी की बात करें इस्लाम नगर या भोपाल इसकी राजधानी बाद में बनी। ठीक है, अब ये हमारी बात होगी मध्य प्रदेश की। ठीक, कहां से, आजादी से 47 से लेकर 56 तक हमारा मध्य प्रदेश, और इसका विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और दोस्तों 1 नवंबर सन 1956 को इन चारों राज्यों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और हमारा एक राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश राज्य बनकर तैयार हो गया, बन गया। ठीक है, हर साल हम 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में बनाते हैं। पहले मुख्यमंत्री पंडित, ठीक है, रविशंकर शुक्ल को क्या बनाया गया, पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, अब इस समय जब 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश बना दोस्तों, तो इसमें कुल 43 जिले थे और 8 संभाग थे। कितने जिले, 43 जिले और 8 संभाग में इस मध्य प्रदेश को बांटा गया। अब मध्य प्रदेश इसकी स्थापना हुई, उस समय ये देश का सर्वस्व बड़ा राज्य था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, 43 जिले। आइए मैं इसकी आपको आगे बताता चलूं। अब हमारी जो राजधानी थी, 1 नवंबर को जो हमारा राज्य का गठन हुआ, ये फजल अली यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, जो कि न्यायमूर्ति थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार, हमारी भाषा जो है मातृभाषा वो हिंदी है, राज्य भाषा, इसके आधार पर हमारा गठन किया गया था। और फजल अली ने मध्य प्रदेश के जबलपुर को क्या कहा था, मध्य प्रदेश की जबलपुर को राजधानी बनाने की मांग कही थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को इसकी राजधानी बनाया। दोस्तों भोपाल जिस समय राजधानी बना 1956 में, ये सिर्फ एक तहसील था। ठीक है, और ये किसके जिले में, इसी अंतर्गत आता था, सीहोर जिले के अंतर्गत ये आता था। सन 1972 में हमारा ये भोपाल जिला बना। कब बना, 1972 में। किससे अलग होकर बना, तो सीहोर से अलग होकर हमारा ये भोपाल जिला नया बना। सीहोर से अलग होकर भोपाल जिला 1972 में अलग बना। ठीक है, 1972 बना, ध्यान रखना, ये तारीख याद रखना, ये सन याद रखना महत्वपूर्ण है। 1972 में भोपाल सीहोर से अलग होकर बना। और एक और जिला बना दोस्तों दुर्ग से अलग होकर राजनंदगांव, जो कि वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। राजनंदगांव, दो जिले हमारे 1972 में बनाए गए दोस्तों। अब जिलों की संख्या हो गई थी हमारे पास 45 संख्या, 245 हमारे पास दोस्तों जिले बन गए। अब 1998 की बात करें दोस्तों, तो 1998 में हमारे पास बात करें तो 16 जिले बने थे। 2 समितियां गठन की गई थी, एक समिति के 6 और 10, 16 जिले की बात करें दोस्तों। मैं आपको समझाता चलूं, और 16 जिले 1998 में बने, 45 और 16 61 जिले दोस्तों हमारे पास कब हो गए थे, 1998 में हो गए थे। अब 18 ये हो गया, क्या हो गया, 61 जिले हो गए। और सन 2000 को राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा फिर हमारे सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1 नवंबर सन 2000 को क्या कर दिया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ 16 जिले लेकर अलग हो गया, और मध्य प्रदेश के बाद बचे दोस्तों 45 जिले शेष। ठीक है, अब जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ दोस्तों, तो ये हमारा 80वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 80वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग कर दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। ठीक है, और 45 जिले हमारे मध्य प्रदेश में शेष रहे। और मध्य प्रदेश की दोस्तों बात करूं तो मध्य प्रदेश को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, स्थापना की गई थी 7वां संविधान संशोधन द्वारा। सॉरी दोस्तों, वो मैं थोड़ा सा 80 नहीं दोस्तों, सॉरी, वो 84वां संविधान संशोधन द्वारा 84वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया सन 2000, 1 नवंबर 2000 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। इतने जिलों के साथ 16 जिलों के साथ। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश को अलग किया गया, भाषा के आधार पर गठित किया गया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन मध्य प्रदेश, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया।
अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अब मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे और अब मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत मतलब ये मानिए 100+ क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं मैं। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, चाहे वो आने वाली कोई भी आगामी एग्जाम ही हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो हमने ये बात करी, हमने जाना। ठीक है, आइए अब हमारा छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया 84वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हमारे जो वर्तमान स्वरूप है, अब इसकी बात करें दोस्तों, मैं इसके अक्षांश से जो देशांतर विस्तार की बात करूं, ये पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के एक बीच से ये यहां से रेखा खींची गई है, ये अक्षांशीय रेखा, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य के ऊपरी वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तर अक्षांश। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण अक्षांश। दोस्तों अब आइए मैं समझाता चलूं आपको कि हमारा मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर में है या कहां पर है, दक्षिण में है। ठीक है, तो उत्तर और उत्तर अक्षांश और दक्षिण और दक्षिण अक्षांश। अब हम बात करें हमारा भारत कहां पर स्थित है दोस्तों, तो हमारा भारत जो है वो यहां पर स्थित है उत्तरी अक्षांश में। कहां पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में दोस्तों। और ये 0 डिग्री रेखा खींची गई है यहां से, और इससे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री रेखा खींची गई है उत्तर तक, और 0 से लेकर 90 डिग्री खींची गई है दक्षिण तक। ठीक है, ये हमारे अक्षांश की बात हुई। अब मैं बात करूं दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश है, अब ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो 0 डिग्री के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश का स्थान है दोस्तों, वो कहां पर आता है, तो दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, लिखिएगा आप, नोट डाउन कीजिएगा। अब 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा मध्य प्रदेश का विस्तार है। कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। यहां से कहां से, बुरहानपुर से लेकर तो कहां तक, सबसे उत्तरी जिला कौन सा हमारा, मुरैना तक हमारा भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। अब दोस्तों हम आपको समझा तो चले हम आपको देशांतर के बारे में। दोस्तों ये हमारी रेखा थी आड़ी, कैसी, अक्षांशीय रेखा, एक दोस्तों खींची गई है मानक रेखा, इसको ये बोलते हैं देशांतर। ये मानक रेखा जो टाइम जोन है, जिससे टाइम निर्धारित किया गया है सभी देशों में। ठीक है, 82 डिग्री हमारे मध्य प्रदेश का टाइम जोन है। अब बात करें दोस्तों, इसके इधर वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिम, और इधर वाले को बोलते हैं पूर्व, और क्या बोलते हैं इनको, देशांतर। ठीक है, अब देशांतर की बात करें दोस्तों, तो अब आइए देशांतर को समझते हैं हम लोग। हाँ, तो दोस्तों पूर्वी तृतीय देशांतर की बात करें। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है। कौन से देशांतर है, पूर्वी देशांतर में। ये रेखा जो है देशांतर रेखा है। अब दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर से लेकर कितने डिग्री खींची गई है, 180 डिग्री रेखाएं देशांतर पूर्व में खींची गई है, और 180 डिग्री पश्चिम में खींची गई है, 360 डिग्री कुल खींची गई है। तो 0 डिग्री से लेकर 180 तक हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई है। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की, उसका विस्तार। ठीक है, अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक कितना है। तो दोस्तों हम बात करें तो इसकी जो विस्तार है वो 74 डिग्री 90 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर दोस्तों 82 डिग्री 48 मिनट हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार है, देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो आपने समझा दोस्तों, हमारा देशांतर समझा आपने, अक्षांश समझा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखिएगा 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक हमारा अक्षांश और देशांतर विस्तार आपने जाना। अब मैं बात करूं दोस्तों उत्तर से, जो हमारा उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 605 मीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 860। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश की क्या है, मीटर किलोमीटर में। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारी बात हुई मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की सामान्य बातें। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस कारण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको जो अगली जानकारी है, जैसे कि यहां पर से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में, मानक रेखा के बारे में, उत्तरी छोर है ना, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, और ठीक है। देखो अब मैं बात सुन दो दोस्तों, अब इसको ये देशांतर की यदि बात करा तो हमारी सबसे पहले जो सूरज की किरणें पड़ती है वो सिंगरौली में पड़ती है, और अंत में पड़ती है अलीराजपुर में पड़ती है। तो दोस्तों सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच जो समय का अंतर है दोस्तों वो आधे घंटे का है, 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, और इस 30 मिनट के अंतर को कम कैसे मतलब बराबर किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है मानक रेखा से जो 62 डिग्री खींची गई है। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, समझाऊंगा मैं आपको सारी बातें, कितने है ना,
इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया आपकी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा और अगला नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे दोस्तों, उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, आइए उसे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 लेकर। दोस्तों मैं आपके बीच हाजिर हूं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने बात करी देशांतर की, तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश का विस्तार हमारा मध्य प्रदेश का, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट दोस्तों देशांतर हमारा पूर्व पश्चिम से पूर्व देशांतर हमारा ये क्या था, देशांतर की बात हमारी हुई थी। ठीक है, उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। आइए बात करते हैं दोस्तों हमारे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की उस लंबाई के बारे में। दोस्तों उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है वो 605 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 मीटर है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आपको गलती से 860 बता दिया हूं, 860 नहीं, सुधार कर लीजिएगा प्लीज, वो 870 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम उत्तर से दक्षिण की बात। हमारा सबसे उत्तरी जिला जो है वो है मुरैना। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है हमारा, मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला हमारा बुरहानपुर है। सबसे दक्षिणी जिला हमारा बुरहानपुर है। सबसे हम पूर्व की बात करें तो सिंगरौली है, और सबसे पश्चिम की बात करें तो हमारा अलीराजपुर है। ये 4 शहर हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के चारों आपको हो गए। ठीक है, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि दोस्तों सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच जो देशांतर का जो अंतर है वो कितना है, आधे घंटे का अंतर है। इन दोनों के बीच सूर्य यहाँ पहले आधे घंटा पहले और सूर्य आधे घंटे बाद उगता है। ठीक है, तो इनके बीच आधे घंटे का अंतर है। और हम भारत की बात करें तो भारत के पूरे टाइम जोन में 2 घंटे का अंतर है। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हम सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच आधे घंटे का अंतर हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और दोस्तों जो हमारी बात हुई, आइए हम बात करते हैं दोस्तों उस मानक रेखा की जो हमने बताया था आपको कि हम मानक रेखा पढ़ेंगे। और दोस्तों मानक रेखा जो है वो 62 डिग्री खींची गई है, जिससे भारत का समय एक होता है। ठीक है, जिससे नहीं तो भारत का समय विपरीत 2 घंटे का जो अंतर है उस 2 घंटे का अंतर को मिटाने के लिए क्या खींची गई, मानक रेखा खींची गई है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर हमारी क्या गुजरती है दोस्तों, मानक रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली, जो सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, इससे मानक रेखा होकर गुजरती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगरौली जिला एकमात्र जिससे मानक रेखा होकर गुजरती है, और इस सिंगरौली जिला को सबसे पूर्वी जिला और साथ में इसे क्या कहा जाता है, सिंगरौली को क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये किससे अलग हुआ दोस्तों, सिंगरौली तो सीधी से अलग होकर बना है सिंगरौली हमारा नया जिला। ठीक, तो हमने जाना। अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा की। हमारी जो कर्क रेखा है दोस्तों, हम बताए थे आपको पश्चिम में। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा खींची गई है उत्तर में, और 23.5 डिग्री रेखा मकर रेखा खींची गई है। और जो कर्क रेखा हमारे मध्य भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उस 8 राज्यों में हम बात करें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिसमें से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इससे क्वेश्चन बने जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। और वो 14 जिले कौन से हैं, आइए दोस्तों मैं आपको बताता चलूं। हमारा जो पहला जिला है दोस्तों रतलाम। कर्क रेखा से गुजरने वाले 14 जिलों के नाम, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। दोस्तों ये 14 जिलों से हमारे क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और हम यदि बात करें कि इन सभी संभागों में एकमात्र संभाग भोपाल, इससे सभी पांचों जिलों से क्या कर्क रेखा होकर गुजरती है। बाकी आपने जाना, एक बार और नोट डाउन कर लीजिएगा, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया और शहडोल। दोस्तों ये 14 जिलों से हमारी क्या होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण, आपने जाना मानक रेखा, अब हमने जाना कर्क रेखा। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपरी वाले भाग और कर्क रेखा के नीचे वाले भाग, मैंने कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और एक हमारी जो नदी है वो कहां है, धार से निकलती है माही नदी, जो जाती है सॉरी कहां पर, पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर जाकर फिर वो वापस दक्षिण की ओर जाती है। तो इस कारण माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहां की नदी, धार से जो नदी निकलती है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना, धार से निकलती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, फिर वो वापस दक्षिण की ओर मुड़ती है। इस कारण माही क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई दोस्तों, कर्क रेखा हुई हमारी हुई मानक रेखा।
दोनों बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उन पर प्रकाश डालते चले। दोस्तों हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, ठीक है। दक्षिण की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, पश्चिम की बात करेंगे तो गुजरात और राजस्थान है। दोस्तों 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। कौन से 5 राज्य मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब मैं बताता चलूं दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश की जो जिले हैं वो कौन से जिले हैं जो दोनों राज्यों के साथ साझा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर से। उत्तर से दोस्तों हमारा मुरैना है, जो मुरैना जो क्या कैसा जिला है जो साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ और प्लस राजस्थान के साथ। मुरैना कैसा जिला है हमारा जो साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ। आइए चलते पूर्व की ओर। अब बात करें दोस्तों सिंगरौली, सिंगरौली कैसा जिला है हमारा? सिंगरौली दोस्तों साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। आइए चलते हैं बालाघाट। बालाघाट हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ के साथ भी साझा करता है और महाराष्ट्र के साथ भी साझा करता है, बाउंड्री बनाता है दोनों के बीच, दोनों को अलग करता है। कौन? बालाघाट, छत्तीसगढ़ को और महाराष्ट्र को। आइए फिर आगे चलते हैं। आप देखते हैं दोस्तों अलीराजपुर। अलीराजपुर हमारा दोस्तों जी क्या है, यह अलग करता है हमारे महाराष्ट्र को और प्लस गुजरात को, गुजरात के बीच साझा बनाता है ना। उसके बाद अब हम बात करेंगे झाबुआ, जो करता है दोस्तों गुजरात और राजस्थान के साथ साझा करता है। दोस्तों ये हमारे कितने जिले हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 जिले कैसे हैं दोस्तों? ये हमारे 5 जिले एक दूसरे राज्यों के साथ साझा करते हैं, ठीक है। ये भी पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश बहुत डीप में पढ़ना है हमें, बहुत अच्छा, बहुत समझ के चलना है। मध्य प्रदेश तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं कोई भी एग्जाम, एमपीपीएससी चाहे वो एडीपी हो, ठीक है। तो आपको डीप में हर चीज को समझते चल रहे हैं दोस्तों हम लोग, प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे 5 जिले जो साझा करते हैं दो अधिक राज्यों को, वो हमने जाना, ठीक है। आइए अब हम बात करें कि सर्वाधिक साझा करने वाला जिला कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक साझा करने वाला जो अंतर्राज्यीय जिला हमारा वो नीमच है। कौन सा दोस्तों? नीमच जो है सर्वाधिक साझा करता है, देख लीजिए, अब दिखता होगा आपको, ये सर्वाधिक साझा करता है हमारा नीमच अंतर्राज्यीय जिलों में, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इससे अगले वीडियो में मैं आगे जानकारी दूंगा, ठीक है। देखो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की 2 वीडियो डाल चुके हैं। आइए आज हम तीसरा कंटिन्यू वीडियो करते हैं दोस्तों, और समझते हैं अपने मध्य प्रदेश को बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों जैसे कि आपको बता चुका हूं मैं, इसका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इसका देशांतरी विस्तार भी हम जान चुके हैं, अक्षांश विस्तार भी हम जान चुके हैं। और कुछ समझ में आपको इस वीडियो में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने की दोस्तों कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से पहले हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी दोस्तों, और मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश का जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन हुआ, उसके बाद 1 नवंबर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई थी। उसमें अब हमारे पास 45 जिले रह गए थे दोस्तों शेष, फिर और हमारे पास 8 संभाग थे, और किस तरह हमारे पास संभाग बढ़े। अब दोस्तों मैं आज वर्तमान की बात करूं तो हमारे पास 10 संभाग हैं, लेकिन 2 संभाग हमारे पास दोस्तों प्रस्तावित हैं, 2 संभाग प्रस्तावित है। आइए जानते चले दोस्तों। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा संभाग मुरैना की, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। दोस्तों प्लीज आप नोट डाउन करते चले, लिखते चले, नोट्स बनाते चले, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये नोट्स काम आने वाले हैं। एग्जाम के टाइम से आप इन नोट्स को देखिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो लिखिए हमारा नंबर 1 चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं भिंड, मुरैना और शिवपुर। भिंड, मुरैना और शिवपुर आते हैं दोस्तों, जिसका मुख्यालय मुरैना में है, ठीक है। और ये हमारा मुरैना सबसे उत्तरी जिला भी है, पिछली वीडियो में बता दिया हमने। आइए बात करते हैं दोस्तों संभाग ग्वालियर की। नंबर 2 हमारा संभाग है ग्वालियर दोस्तों, जिसके अंतर्गत आते हैं ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 5 जिले आते हैं इस संभाग में। टोटल कितने जिले आते हैं? टोटल 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था दतिया, किसमें? क्षेत्र की दृष्टि में, लेकिन अब वर्तमान में निवाड़ी है, ठीक है। तो ये 5 जिले दोस्तों हमारे जिसमें आते हैं, ग्वालियर संभाग में आते हैं। आइए अब बात करते हैं हम अगला संभाग। दोस्तों अगला संभाग है हमारा, अब हम ले लेते हैं भोपाल, जो हमारी राजधानी है, जिसका
जो कब बन के अस्तित्व में आया, सीहोर जिले से अलग होकर 1972 में, 1 नवंबर 1972 को भोपाल अस्तित्व में आया। उसके बाद अब भोपाल की बात करें दोस्तों, तो हमारा भोपाल राजधानी है और जिसकी संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं दोस्तों। एक आता है राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन। राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन। दोस्तों ये 5 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, भोपाल के अंतर्गत, संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 संभाग कंप्लीट हुए, जिसमें हमने कितने देखा, 5 और 5 10 और 3 13 जिले कंप्लीट हुए हमारे। 13 जिले इन 3 संभाग में आते हैं। आइए दोस्तों चौथा संभाग की बात करें हम, तो दोस्तों चौथा संभाग हमारा उज्जैन। चौथा हमारा उज्जैन है, जो कि पश्चिमी है। आइए उस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की बात करें दोस्तों, तो एक है नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास। दोस्तों 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और ये शाजापुर और देवास। ये हमारे उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं दोस्तों। आइए इंदौर की बात करें, तो इंदौर जिला दोस्तों संभाग जो है वो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से, और इंदौर जिला सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ की जनसंख्या 35 लाख से अधिक है। और यहाँ की अब हम बात करें यदि संभाग की, तो संभाग की जनसंख्या में सबसे बड़ा है, तीसरी सबसे बड़ी इंदौर है। औद्योगिक राजधानी, व्यवसायिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है, और मिनी मुंबई भी इंदौर को कहा जाता है। इंदौर काफी प्रसिद्ध है हमारे मध्य प्रदेश में, काफी चर्चित और काफी अच्छा ये प्रोग्रेस इंदौर कर रहा है हर क्षेत्र में। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को। दोस्तों इंदौर में आते हैं झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, पश्चिमी खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। दोस्तों इसमें हमारे ये निवाड़ के कितने जिले, 4, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, और हमारे आते हैं इसमें धार, अलीराजपुर और झाबुआ और इंदौर। ऐसे टोटल दोस्तों 8 जिले आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से, इंदौर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 8 जिले, 7 जिले, 5 जिले, 5 जिले और 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों हम बात करें कौन से संभाग की, तो दोस्तों अगला संभाग है हमारा, ये हो गया हमारा होशंगाबाद, जिसे 2008 में नाम दिया गया नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग, नर्मदा हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसे गंगा, इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे व्यक्तित्व का जीवन का संबंध वो दिया गया, व्यक्तित्व का अधिकार दोस्तों। ठीक है, तो ये होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग 2008 में कर दिया गया है। और होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 3 जिले, तो एक होशंगाबाद, एक हरदा और एक बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद से अलग होकर बना था हरदा 1998 में। ठीक है, और ये हरदा और ये बैतूल, ये 3 जिले हमारे आते हैं दोस्तों, जिसमें होशंगाबाद संभाग नर्मदापुरम संभाग में आते हैं 3 जिले, इसका मुख्यालय होशंगाबाद। आइए दोस्तों अगले संभाग की ओर चलें, तो अगला संभाग है दोस्तों हमारा मान लीजिए, अब अगला संभाग हमारा सागर ले लेते हैं। अगला संभाग हमारा सागर है दोस्तों। सागर में 1 अक्टूबर 2018 से हमारा निवाड़ी जिला अलग हुआ। इससे टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जिला अलग हुआ, किस संभाग में आता है, और दोस्तों ये आता है सागर संभाग में। ठीक है, और सागर संभाग में क्या है दोस्तों, सागर संभाग में मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, सबसे पहले सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, कहां पर हुआ था, सागर में 1946 में सबसे पुराना यदि विश्वविद्यालय की बात करें, प्रथम विश्वविद्यालय की मध्य प्रदेश की दोस्तों सागर में है। अब सागर से अलग हुआ अभी हाल ही में 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से। ठीक है, आइए जानते हैं इस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को दोस्तों। तो सबसे पहले निवाड़ी एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। निवाड़ी एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर। दोस्तों टोटल 6 जिले इस सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और इससे हाल ही में 2018 में क्या अलग हुआ, टीकमगढ़ से निवाड़ी, जो कि 52वां जिला है और जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला संभाग में, सबसे छोटा जिला जनसंख्या में और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ये निवाड़ी है और सर्वाधिक सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सागर संभाग हुआ। आइए हम बात करते हैं दोस्तों अब हमारा रीवा संभाग की। अगला हमारा संभाग है रीवा, जो जाना जाता है सफेद शेरों के लिए। दोस्तों रीवा के अंतर्गत आते हैं रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। कितने दोस्तों, कितने जिले आते हैं, टोटल 4 जिले आते हैं। ठीक दोस्तों, अब हमने बात करा रीवा की, तो रीवा हमारा, ठीक है, रीवा संभाग है, इसका मुख्यालय रीवा। दोस्तों रीवा के अंतर्गत रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। सतना से अभी बात करी थी इसकी, महर की, ये महर को जिला बनाने की मांग करी थी। तो जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय शहर में सतना को
सतना से मेहर को जिला बनाने की मांग की गई थी दोस्तों। तो ये प्रस्तावित जिला इसे माना गया है, कहां से, मेहर से सतना को, सॉरी सतना से मेहर को, याद रखिएगा। ठीक है, रीवा हमारे सफेद शहरों के लिए, सिंगरौली हमारा ऊर्जा राजधानी सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, और सीरी हमारा, सीधी से अलग हुआ था सिंगरौली। तो 4 जिले रीवा में आते हैं दोस्तों, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। आइए अब दोस्तों अगले की हम बात करें, जो नाम है दोस्तों शहडोल संभाग हमारा, जो कि सबसे छोटा है, जो जनसंख्या में भी और साथ क्षेत्रफल में भी। दोस्तों शहडोल संभाग से ही, क्योंकि शहडोल संभाग ही एक ऐसा जिला दोस्तों, एक संभाग ऐसा है जिसी से ही अलग हुए थे उमरिया, और जिससे ही अलग हुआ था अनूपपुर। दोस्तों 1998 में 16 जिले अलग हुए थे, उसमें से शहडोल से अलग हुआ था उमरिया, और फिर सन 2003 में तो 3 जिले अलग हुए, उसमें तो अनूपपुर, वो कहां से अलग हुआ था, शहडोल से ही अलग हुआ था। और अपने ही जिलों के साथ उमरिया एक संभाग है, अपने ही जिलों के साथ उमरिया एक संभाग है, जिसमें आते हैं दोस्तों उमरिया और अनूपपुर। उमरिया अलग हुआ था 1998 में, और अनूपपुर अलग हुआ था 2003 में, जो मध्य प्रदेश के 3 जिले नए बने थे। ठीक है, तो शहडोल की बात करें दोस्तों, तो शहडोल हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। ठीक है, और हम बात करें कि शहडोल, चंबल और होशंगाबाद, ये 3 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं, चंबल, होशंगाबाद और नर्मदापुरम और या शहडोल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में पूछे जाएंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से हमें समझना होगा हर तरह से। ठीक है, तो 3 जिले कौन कौन से, 3 संभाग कौन से दोस्तों हमारे पास, 3 संभाग, एक तो चंबल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और शहडोल संभाग, इसके अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हम हमारे अगले संभाग की तरफ दोस्तों, जिसका नाम है जबलपुर। और ये जबलपुर दोस्तों सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, और इसी के अंतर्गत आता है हमारा बालाघाट और छिंदवाड़ा दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आइए समझते चलते हैं दोस्तों जबलपुर को। जबलपुर, उसके बाद हम बात करें नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। दोस्तों जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। 8 जिलों के नाम सुन लीजिए दोस्तों। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी, जो जबलपुर से अलग हुआ था सन 1998 में, जबलपुर से कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। दोस्तों ये हमारे 8 जिले जो हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते चले कि 2 हमारे संभाग प्रस्तावित किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए समझते चलते हैं। 2008 में एक संभाग की हुई एक शहडोल संभाग, और एक हुआ था हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, तो शहडोल संभाग बन चुका है और छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। तो दोस्तों छिंदवाड़ा संभाग के अंतर्गत 3 जिले आएंगे, वो आएंगे दोस्तों छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये तीनों जिलों लगे हुए हैं, अपने साझा से करते हैं एक दूसरे से, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये 3 जिले दोस्तों नए 11वां संभाग प्रस्तावित हमारा छिंदवाड़ा, जिसके अंतर्गत 3 जिले अलग होंगे, और ये किससे संभाग से अलग होगा, तो जबलपुर संभाग से अलग होगा। और जबलपुर संभाग के 3 जिले लेके जाएगा ये दोस्तों, एक लेके जाएगा छिंदवाड़ा, खुद बनेगा संभाग, और सिवनी और तीसरा बालाघाट। ये हमारा 11वां संभाग प्रस्तावित। और 12वां संभाग प्रस्तावित दोस्तों कौन सा, जो है रतलाम। कौन सा है, रतलाम। दोस्तों ये आता है उज्जैन के अंतर्गत, लेकिन ये उज्जैन संभाग के 3 जिले होंगे शामिल इसमें, और 2 जिले इंदौर संभाग के। आइए समझते चले दोस्तों, रतलाम संभाग 12वां प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत नीमच, मंदसौर और रतलाम। 2 इंदौर संभाग के दो इंदौर संभाग के झाबुआ और अलीराजपुर। 2 इंदौर संभाग के झाबुआ और अलीराजपुर से मिलाकर 5 जिलों का ये रतलाम संभाग प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, 12वां। देखिए ये ध्यान रखिएगा। और मैं अब बात करता चलूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला जिला जो है वो दोस्तों नीमच है। नीमच जो कि उज्जैन संभाग में वर्तमान में ये जिला ऐसा जिला है जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है पूरे जिलों में, 52 जिलों में। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, जो तो 18 ऐसे जिले हैं अंतर्वर्ती जिले जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, जो सिर्फ अंदर ही आते हैं। 18 जिले हमारे ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, बाकी जिले हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्यों से साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश से 14 जिले, उत्तर हम बात करें छत्तीसगढ़ से तो 6 जिले, महाराष्ट्र से 9 जिले, गुजरात से 2 जिले, और हमारे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान से 10 जिले साझा करते हैं टोटल हमारे मध्य प्रदेश के। ठीक है, हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको
झाबा किसके साथ साझा करता है, अलीराजपुर किससे करता है, बालाघाट, सिंगरौली और मुरैना। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद करते चले, नोट्स बनाते चले और एग्जाम के टाइम पर ये नोट्स आपके बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, और दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या जाना, हमने जाना 10 संभाग, 2 प्रस्तावित संभागों को और जाना उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को। दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा, और क्या क्रिया प्रतिक्रिया जो भी आपकी हो, आप मुझसे क्या चाहते हैं प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, जो भी मुझसे बेहतर होगा मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियो डाल चुके हैं। आप प्लीज उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम आज तीसरा वीडियो हमारा सामान्य परिचय पर होगा, उसके बाद इसे देखिएगा तो समझ में आपको आएगा। दोस्तों जो 2 वीडियो में आपको मैं सामान्य परिचय दे चुका हूं, सामान्य जानकारी दे चुका हूं, उसको मैं आपको बतलाता चलूं कि मैं उसमें क्या क्या पढ़ा चुका हूं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है दोस्तों, मैं आपको उसे याद भी कराता चलूं ताकि आपको याद भी हो जाए। हम जब रिवीजन करेंगे हो सकता है दोस्तों आपको इस समय आपको याद हो जाए चीजें। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। अब दोस्तों जो मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में, ये पहले 4 राज्यों में विभाजित था। यानी 1947 हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 1956 हमारा मध्य प्रदेश बना। इससे पहले मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था। वो 4 भाग कौन से थे दोस्तों? एक हमारा ये भाग है सीपी बरार जिसे बोला जाता था, ये सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी नागपुर थी और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और मध्य प्रदेश की स्थापना से पहले की यदि हम बात करें कि इसकी राज्य की राजधानी क्या रही थी, तो वो इसी राज्य की राजधानी नागपुर रही थी। इसी राज्य की राजधानी नागपुर को क्या माना जाता था? मध्य प्रदेश की पूर्व राजधानी माना गया है। भोपाल से पहले क्या थी? नागपुर। दोस्तों हमारा दूसरा जो राज्य था वो मध्य भारत था। मध्य भारत में एक ग्वालियर जिसकी राजधानी रही और एक इंदौर राजधानी रही। यहाँ के 2 महाराजा प्रसिद्ध हुआ करते थे, एक सिंधिया घराना थे और इंदौर में होलकर घराने थे। इसलिए इस जगह दोनों जगह राजधानी रही मध्य भारत की, ग्वालियर और इंदौर। पिछले वीडियो में इससे संबंधित जानकारी दे चुका हूं, प्लीज उसमें देख लीजिएगा, मैं रिवीजन कराता चल रहा हूं। ठीक है, इसकी राजधानी दोनों रही। इसकी बात करो दोस्तों इसके मुख्यमंत्री की, तो लीलाधर सेठ इसके मुख्यमंत्री बने, मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने लीलाधर सेठ, मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने। तीसरे की बात करें हम दोस्तों तो हमारा विंध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी रीवा है और इसके मुख्यमंत्री बने थे पंडित शंभुनाथ शर्मा, इसके मुख्यमंत्री बने थे इसके विंध्य प्रदेश के। और अब भोपाल की बात करें, जो हमारा भोपाल दोस्तों 1 जून 1949 को इसे मिलाया गया, बनाया गया इसे राज्य, जिसे सी में रखा गया इसी राज्य में, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? भोपाल थी और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे शंकर दयाल शर्मा। इन चारों राज्यों को विलय कर एक राज्य का निर्माण किया गया मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब सीपी बरार के जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्हीं को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल रहे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। और हम बात करें इसके प्रथम राज्यपाल तो वो पट्टाभी सीतारामैया इसके राज्यपाल रहे। ठीक है, हमने ये जाना था। उसके बाद दोस्तों हमने क्या जाना था? हमने बात करी थी इसके अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरी विस्तार की। दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर हमारे 26 डिग्री 30 मिनट तक क्या है हमारा अक्षांशीय विस्तार, और हमारा पूर्वी देशांतर का विस्तार 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट तक हमारा क्या है दोस्तों? पूर्वी देशांतर विस्तार। हम किलोमीटर बात करें तो 800 कितना, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 870 किलोमीटर हमारा मध्य प्रदेश फैला हुआ है। इसके अलावा हमने बात करी थी हमारे मध्य प्रदेश को 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य छूते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और इधर पश्चिम तरफ गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं, महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि हम बात करें कि सर्वाधिक साझा कौन सा राज्य करता है, तो सर्वाधिक साझा यदि क्षेत्रफल में करें तो राजस्थान करता है यहां तक, और जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों करता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो हमारे 14 जिले मध्य प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, और छत्तीसगढ़ से हमारे 6 जिले,
महाराष्ट्र के 9 जिले, गुजरात के 2 जिले और राजस्थान के 10 जिले। सबसे कम सीमा साझा करता है हमारा गुजरात, मात्र 2 जिले, अलीराजपुर और झाबुआ। इसके अलावा हम बताए थे दोस्तों कि जो मुरैना है ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सिंगरौली 2 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। बालाघाट 2 राज्यों के साथ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। अलीराजपुर 2 राज्यों के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात। झाबुआ 2 के साथ, झाबुआ, गुजरात और राजस्थान के साथ। दोस्तों टोटल 5 जिले हमारे 5 राज्यों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, 1 या 2 या अधिक 2 राज्यों के साथ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, एक शिवपुरी हमारा एक ऐसा राज्य है जो साझा कर रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ, ध्यान रखिएगा ये शिवपुरी, इसे आप नोट डाउन करते चले, नोट्स बनाते चले, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, क्या हुई, हमारे जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम उत्तरी बात करें, उत्तरी हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। इसके अलावा दोस्तों हम बताए थे कि मध्य प्रदेश से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है 14 जिलों से और 5 संभाग से। 5 संभाग मुख्यालय से गुजरती है दोस्तों। 5 संभाग मुख्यालय के कितने जिलों से गुजरती है, संभाग समेत 14 जिलों से। और एक हम बात करें थे मानक रेखा, जो टाइम जोन 82.5 डिग्री खींची गई है, जो एकमात्र सिंगरौली से गुजरती है, और कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। 5 संभाग हमारे उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर और शहडोल, ये 5 संभाग ऐसे हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और भोपाल एक मात्र संभाग ऐसा है जिसके 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन संभाग के 3 जिले, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम। उज्जैन संभाग के 3 जिले कर्क रेखा गुजरती है, जिससे रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन। भोपाल के 205 जिले, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़। उसके बाद हम बात करें सागर से, तो सागर जिला और दमोह, सागर संभाग के अंतर्गत सागर और दमोह। जबलपुर में जबलपुर से अलग हुआ कटनी 1998 में, जबलपुर और कटनी। और अगला हमारा है शहडोल और उमरिया। ये दोस्तों इन 14 जिलों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की इन 14 जिलों से गुजरती है, 5 संभागों से गुजरती है, ठीक है। 5 संभाग के 14 जिले, टोटल 14 है ना। तो इस तरह याद रखिए। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मध्य प्रदेश से कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है। एक ऑप्शन में रहेगा, जिसमें नहीं गुजरती उसका ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखने याद रहेगा तो आपको आसानी होगी। क्या वो दे देंगे 3 जिलों के नाम दे देंगे, जिससे नहीं गुजरती है एक का दे देंगे, इसमें गुजरती है, इनमें से कौन से जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो ये हमने जाना हमारी कर्क रेखा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। और एक हमारी माही नदी जो कहां से निकलती है, धार से निकलती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली धार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली हमारी माही नदी, ठीक है, जो कहां पर जाती है, खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमने दोस्तों बात क्या करी थी, हमने बात करी थी हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। कितने संभाग दोस्तों, 10 संभाग हैं। 10 संभाग में सबसे बड़े संभाग की बात करें जनसंख्या में तो इंदौर, और सबसे बड़े की बात करें क्षेत्रफल में तो जबलपुर। दोनों संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। सबसे छोटे की बात करेंगे हम तो शहडोल, चाहे जनसंख्या चाहे क्षेत्रफल, दोनों ही दृष्टि में हमारा शहडोल संभाग सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने संभाग हैं जिनके अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। तो दोस्तों 3-3 जिले, 3 संभाग हैं ऐसे, जिसका एक नाम है हमारा चंबल संभाग, जिसमें भिंड, मुरैना और शिवपुर आता है। दूसरा नर्मदापुरम संभाग, इसमें होशंगाबाद, बैतूल, हरदा आता है। और तीसरा शहडोल संभाग, जिसमें उमरिया और अनूपपुर आते हैं। ऐसे तो 3 जिले हैं, वो 3 संभाग है दोस्तों, जिसमें 3-3 जिले आते हैं। हमने संभाग की बात करी, ठीक है, हमने राज्यों की बात करी, हमने उन राज्यों से लगने वाले जिलों की बात करी। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों वो है हमारा इंदौर, और क्षेत्रफल की बात करेंगे वो छिंदवाड़ा, और छोटे की बात करेंगे तो निवाड़ी है दोस्तों, जो कि 1 अक्टूबर
2018 को 52वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया। किससे अलग होकर आया? टीकमगढ़ से अलग होकर आया। किस संभाग के अंतर्गत आता था? सागर संभाग के अंतर्गत आता था। कब अलग हुआ? तो 1 अक्टूबर 2018 को यह हमारा निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ गया। अब जिलों की संख्या 52 हो गई है। कुछ जिले हमारे प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी बात हुई। अब सबसे बड़े की बात हो गई जनसंख्या में, सबसे बड़े की बात हो गई क्षेत्रफल में, और सबसे बड़े छोटे की बात होगी। छोटे की बात होगी दोनों जगह। हमारा निवाड़ी कैसा है? क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में, दोनों में ये छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य क्या पर राजकीय चिन्हों के बारे में। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? पशु की बात करेंगे तो वो है दोस्तों बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। पक्षी की बात करेंगे तो कौन सा है? शाही बुलबुल, हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। हम बात करेंगे यहाँ की राजकीय खेल की, तो वो मलखंभ है। 2013 में इसको मलखंभ को राजकीय खेल बनाया गया। इसकी अकादमी स्थापित है दोस्तों हमारे उज्जैन में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे राजकीय मछली तो महासीर, राजकीय खेल तो मलखंभ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय नृत्य माछ, रात्रि नाट राय। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की हम बात करें दोस्तों विधानसभा क्षेत्र की, तो टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हमारे मध्य प्रदेश में? टोटल दोस्तों 30 सीटें विधानसभा की। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 11 सीटें राज्यसभा की है। अब ये क्वेश्चन बना चुका है कि मध्य प्रदेश से कुल कितने सदस्य संसद में चुनकर जाते हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने सदस्य संसद में चुनकर जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से 40 सदस्य संसद में चुनकर जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं मध्य प्रदेश में? 40 सदस्य चुनकर संसद में जाते हैं। 40 सदस्य कैसे? तो दोस्तों 29 लोकसभा के प्लस 11 राज्यसभा के। इस तरह कितने हुए? टोटल हमारे 40 सदस्य जाते हैं संसद में। अब संसद क्या होती है? और संसद दोस्तों, संसद मिलकर बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ये 3 अंग से मिलकर बनती है संसद। इसे संसद कहा जाता है, जो बनाती है कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है, व्यवस्थाएं बनाती है देश के लिए, राज्यों के लिए, यहाँ पर उचित हो ये कार्य करते हैं, इसके लिए, देश के हित के लिए। ठीक है, जब भी कोई बिल वगैरह पास करना हो, कोई संसद कोई एक्ट पास करना हो या कोई भी समस्या है, तो वो सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में रखी जाती है। वहां से पास होने के बाद फिर राज्यसभा में, लोकसभा से पास हो गई फिर राज्यसभा में, राज्यसभा से पास हो गई तो फिर कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और ये तीनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीनों ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि एक भी जगह बिल पास नहीं होता तो वो बिल एक भी जगह बिल पास नहीं होता तो बिल वो एक्ट नहीं बनता, वो कानून नहीं बनता। जैसे कि हम बात करें अभी पिछले साल हमारे जो 2 साल हो चुके हैं, 19 की बात करें तो 19 में क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को हमारा क्या हुआ? जो हमारा सबसे उत्तरी जिला था, राज्य था कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अब बांट दिया गया। क्या में बांट दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहले वो राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। पहले भारत के अंतर्गत दोहरी नागरिकता थी। कहां पर थी? इसका अपवाद था जो था जम्मू कश्मीर में। अब अपवाद को हटा दिया गया, वहां पर दोहरी नागरिकता हटा दी गई है। अब पूरे भारत में एकल नागरिकता है। हम सब भारत की एक नागरिक है। कहा के नागरिक है हमको? हमारी भारतीय नागरिकता, ना कि हमारे राज्य की नागरिकता हमको नहीं है। हम सब भारतीय और हमारी एकल नागरिकता है। हमारे राज्य जरूर 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हमारी नागरिकता एक है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हमारा क्या हुआ? इसको हटाया गया। किसकी तहत हटाया गया? तो पहले दोस्तों इसको लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में सभी सांसद जो थे उन्होंने सहमति दी कि हाँ ठीक है हटा देना चाहिए। वहां पर वोट हुआ, पास हुआ। फिर कहां पर गया? राज्यसभा में गया। फिर राज्यसभा में पास होने के बाद अब इस एक्ट को बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। अब राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर कर देता तो वो क्या हो जाता है? वो बनकर तैयार हो जाता है, वो राज्य वो शर्तें लागू हो जाती है। यदि वो मना कर दे तीनों स्तंभ में से कोई भी तो वो नहीं बनता। तो राष्ट्रपति ने इस पर अनुमति दे दी और 31 अक्टूबर से ये राज्य अस्तित्व में आ गए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो वर्तमान में हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? 8 है। क्योंकि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? हमारे एक राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, इनका विलय कर एक राज्य बना दिया गया। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश संख्या 9 हो गई थी और उनका विलय करके क्या बना दिया गया? एक राज्य बना दिया गया। इसलिए अब कितने हो गए? वो 2 को 1 कर दिया गया तो 8 हो गए। पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने तो 9 हो गए थे। ठीक है, अब 8 हो गए। दमन दीव और नागर हवेली को 1 कर दिया गया।
अब सबसे बड़े की बात करेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बने हैं, सबसे बड़ा लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 230 और लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी जाति पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। एसटी की सर्वाधिक जाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसे मध्य प्रदेश में 21% से अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की है, जिनके लिए दोस्तों हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सीटों को आरक्षित किया गया है। कि कितनी सीटें? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की बात करूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। इसके अलावा एससी जनसंख्या जो 15% से अधिक जनसंख्या निवास मध्य प्रदेश में करती है, वो भी सेकंड नंबर पर, जिसकी लिए सीटें आरक्षित है एससी के लिए 35। टोटल की बात करें मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी आरक्षित है दोस्तों? टोटल है 47 और 82 सीटें हमारे पास आरक्षित है। 82 सीटें आरक्षित हैं एससी एसटी के लिए। इसके अलावा लोकसभा की सीटें 29 में से वो भी आरक्षित है। कितनी सीटें? 4 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए। टोटल 10 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा की 29 में से। कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा की 29 में से? 10, 6 एसटी, 4 एससी के लिए। तो दोस्तों हमारी ये बातें हुई, क्या बातें हुई? लोकसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में, विधानसभा की सीटों के बारे में, जो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, विधानसभा के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसके अलावा हमने दोस्तों ये जाना, अब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आगे की जानकारी दूंगा, आगे हम समझेंगे दोस्तों। अब आगे की कहानी हमारी होगी ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पठारों के बारे में। क्या है दोस्तों? हम पठारों को पढ़ेंगे। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है हमारा। ठीक है, इन्हें 3 प्रमुख पठार में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा और विंध्य प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 प्रदेश आते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों मेरा, इस कारण में अगले वीडियो में हम समझेंगे हमारे अगले क्या है को, पठारों को, उनको जानेंगे, उनके क्षेत्रफलों को जानेंगे, उनमें सबसे उच्च चोटी को जानेंगे, यानी हम जानेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।